सुपरिंटेंडेंट जिन की बात सुनकर अंदर ही अंदर जियान के पसीने छूट गए थे। जियान ने झिझकते हुए कहा, स्वीकार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, मानने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर जिन ने कॉन्फिडेंस और मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा फिर ये बताओ तुम बाहर कैसे निकले? जियान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं तो बस यूं ही दरवाजे से बाहर। सुपरिंटेंडेंट जिन की बढ़ती हुई मुस्कान देखकर जियान समझ चुका था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। एक गहरी सांस लेकर जियान ने बोला, जब गार्ड ने मेरे सेल के दरवाजे का पासवर्ड पंच किया तब गार्ड की बॉडी ऐसे एंगल में थी जहां से मुझे पासवर्ड दिख रहा था। जियान का गला ऐसे सूखने लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तब सुपरिंटेंडेंट जिन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जियान कि तुम ह्यूमन हो या म्यूटेंट, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम जो भी हो यहाँ बिल्कुल सेफ हो। और फिर उसने जियान के कंधे पर हल्के से थपथपा कर कहा, नाउ फॉलो मी, और वो आगे चल पड़े। पीछे खड़े जियान ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन कहाँ? बिना मुड़े सुपरिंटेंडेंट जिन ने जवाब दिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहकर वो जियान को बिल्डिंग के बेसमेंट लेवल पर ले गए। जैसे ही जियान बेसमेंट में पहुंचा, उसने उन दोनों को देखा जिसने उसको इंटेरोगेट किया था। बर्फ के पहाड़ जैसे ठंड मिजाज वाली रितिका और अजीबोगरीब गगन। मन ही मन जियान सोचने लगा कि ये दोनों भी म्यूटेंट ही होंगे। वो दोनों उस रूम की आखिरी दीवार, जिस पर बहुत सारे टीवी मॉनिटर थे, उसे एकटक देख रहे थे। जैसे ही रितिका ने जियान को देखा, उसकी आंखों की पुतलियों का आकार गोल से बदलकर किसी सीधे खड़े अंडे की तरह वर्टिकल ओवल हो गया। कैलाश जायसवाल जी, क्या ये लड़का यहाँ से भाग रहा था? गगन ने नाराज होकर अपने सीनियर कैलाश से पूछा। तो कैलाश ने व्यंग भरी स्माइल के साथ कहा, रिलैक्स गगन, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। कैलाश ने सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टडी कर लिया था। उन्हें वहां डेड एंड के अलावा कुछ और नहीं मिला और पलटकर चीफ सुपरिंटेंडेंट जिन से कहा, अगर गगन ने मुझे इस लड़के की स्पेशल क्षमता यानी एबिलिटी के बारे में बताया नहीं होता तो हमें कभी नहीं पता चलता। चीफ सुपरिंटेंडेंट जिन जियान की ओर प्रशंसा पूर्वक देख रहे थे और फिर अपनी आंखों की तरफ इशारा कर कैलाश से बोले, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस लड़के की भी आंखों का पेरिफेरल विजन यानी परिधीय दृष्टि और मोशन यानी गति बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है कैलाश, वरना वो उस गार्ड का पासवर्ड नहीं देख पाता। सुपरिंटेंडेंट जिन ने जियान की ओर देखकर उससे पूछा, क्यों? सही कहा ना मैंने यंग मैन। ये वो पल था जब जियान की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बाहर आने वाला था। उसने इस पल से पहले की अपनी सारी जिंदगी इस डर में काटी कि कहीं वो पकड़ा न जाए, पर अब इस जगह इन सब के बीच वो अपने आप को एकदम नॉर्मल महसूस कर रहा था, मानो जैसे 100 किलो का बोझ इतने सालों तक उठाने के बाद अचानक उतर गया हो। उसे हल्का महसूस हो रहा था। इसीलिए जियान ने उसकी सच्चाई कबूल कर ली। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास स्पेशल एबिलिटी थी। जियान ने चीफ जिन से म्यूटेंट्स की दुनिया की सच्चाई पूछी। सभी की नजरें सुपरिंटेंडेंट जिन पर थी, जो विचारों में खो से गए थे। कुछ सेकंड्स बाद वो बोले, प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी यानी प्लैनेट अर्थ से काफी करीब किसी ग्रह पर विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट से जो काला पदार्थ उत्पन्न हुआ था उसने हमारे ग्रह के सभी जीवों को नष्ट कर दिया था। उसके कुछ हजार वर्षों के बाद जो पहले जीवित प्राणी का जन्म हुआ वो मानव था। उस बड़े विस्फोट के बाद सभी जीवित प्राणियों के शरीर में एक रिसेसिव जीन यानी पुनरावर्ती जीन प्रकट हुआ। रिसेसिव जीन? जियान ने सुपरिंटेंडेंट जिन से कहा कि ये उसके पल्ले नहीं पड़ा, तो उन्होंने आसान शब्दों में समझाते हुए कहा कि एक ऐसा जीन जो वैसे तो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन जब उसके जैसे एक से अधिक जीन हो जाते हैं तब उसकी विशेषता उस जीव में आ जाती है। हम इसे मानव समान कहते हैं, जैसे प्राचीन काल के मनुष्य थे। ये घास, एक फूल या एक पेड़ की तरह ही जीवित है, इसीलिए
जब उनके शरीर में मानव जैसे जीन बढ़ते और इवॉल्व होते हैं, उन्हें मानवीय विशेषताएं मिल जाती है। ऐसे जीवों को म्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पास एक अलग गुण है, उस युग में म्यूटेंट के बारे में कई लेजेंड्स थे। ये सुनते ही जियान ने एक्साइटमेंट में चीफ जिन की बात काट के कहा, हाँ मुझे पता है, लेजेंड्स जैसे बाज की चोंच वाला और बिजली की ताकत वाला आदमी जो दरअसल एक चील था, पीले महान अमर योद्धा, आग से बनी देवदूत और शेर। बस सुपरिंटेंडेंट जिन उसे रोकते हुए बोले, वे सभी मिथक थे जो वास्तव में पहले मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे। किसी म्यूटेंट से मिलने के बाद मनुष्यों की तरह म्यूटेंट भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। उन बुरे म्यूटेंट ने भी राक्षसों के बारे में कई कहानियां बनाई थी, क्योंकि कुछ मांसाहारी म्यूटेंट कच्चा खाना खाने की अपनी आदत नहीं बदल सके थे। इसीलिए उन्होंने राक्षसों की कहानियों का प्रचार किया। मनुष्यों और म्यूटेंट को शांति के साथ में रहने के लिए ह्यूमनॉइड ऑफिस शुरू किया गया था। इसे शुरू किया था पिछले मालिक ने, जो स्वर्ग के न्यायालय से थे। स्वर्ग ने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर ह्यूमनॉइड ऑफिस कर दिया था। ह्यूमनॉइड ऑफिस का बिल्कुल वही स्थान है जो पुलिस का ह्यूमंस की दुनिया में होता है। म्यूटेंट को भी मनुष्यों द्वारा उनके साथ मिला दिया गया था। बहुत सारे जीवों के शरीर में रिसेसिव जीन की संख्या बढ़ गई थी और मूल रूप से उनमें और मनुष्यों के बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। यहाँ तक कि कई म्यूटेंट भी थे जो मानव बच्चों के रूप में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें कभी भी रूपांतरित मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता था। हमारे ह्यूमनॉइड ऑफिस का कर्तव्य है कि हम मनुष्यों और म्यूटेंट को शांति के साथ आने दें और मानव दुनिया की सामान्य व्यवस्था को बाधित न करें। अपनी लंबी स्पीच खत्म करके सुपरिंटेंडेंट जिन ने जियान की तरफ देखा। अब तो तुम जान गए हो कि ह्यूमनॉइड ऑफिस क्या है ना? जियान को सुपरिंटेंडेंट जिन की बातें अब लगभग समझ आ चुकी थी। सुपरिंटेंडेंट चीफ जिन ने रितिका को एक हल्का इशारा किया, जो जियान या किसी और के समझ में नहीं आया, पर रितिका जो वहीं थोड़ी दूर बैठी थी, वो सुपरिंटेंडेंट जिन का इरादा समझ चुकी थी। रितिका ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट के किंग यानी कि उनके मेन बॉस चाहते हैं कि जियान कैलाश की जगह सर्विलेंस कैमरा के फुटेज को इन्वेस्टिगेट करे। श्रीकांत यादव के बड़े से विला में कई सारे कैमरे थे और मर्डर की रात वाला फुटेज भी काफी सारा था। अगर वो लोग इस फुटेज को चेक करेंगे तो गलती की गुंजाइश है, लेकिन अगर जियान मदद करेगा तो ये काम सही तरीके से और जल्दी हो जाएगा। चीफ जिन ने हामी भरते हुए कहा, रितिका सही कह रही है। फिलहाल कार्यवाही पूरी होने तक तुम हमारे इस ह्यूमनॉइड ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते। हमारी मदद ही कर दो। सुपरिंटेंडेंट जिन के शब्द रिक्वेस्ट वाले ही थे, लेकिन उनके बोलने के लहजे से लग रहा था कि वो रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर ही कर रहे थे। और जियान जो उनका कैदी था, उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। इस बुढ़े और चतुर सुपरिंटेंडेंट जिन को जियान मन ही मन बुरा भला कहता रहा, पर चेहरे पर उसने सिर्फ मुस्कुराहट ही बनाई थी। गगन के वर्क स्टेशन पर जियान जानबूझकर जाके खड़ा हो गया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, आप जरा उठेंगे यहाँ से। गगन ने अपने गुस्से को सुपरिंटेंडेंट जिन के सामने काबू करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, और वहां से नाराज होकर चला गया, जिसे देख जियान को काफी मजा आया। जियान जानता था कि ये लोग उस समय तक उसे कुछ नहीं करेंगे जब तक वो इन लोगों के काम का है। उसे दिया गया काम करते रहना पड़ेगा अगर वो सेफ रहना चाहता था। जियान मॉनिटर में फुटेज को बिना पलके झपकाए देखने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ फुटेज का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। जियान जिस स्पीड से स्क्रीन बदल बदल कर देख रहा था, उसके आंखों की पुतलियां उतनी ही सुई जितनी छोटी हो गई और उसे अब वो सारी इमेजेस फास्ट नहीं बल्कि स्लो मोशन में दिखाई दे रही थी। चीफ जिन, क्या इस लड़के में सचमुच ऐसी योग्यता है? रितिका ने चुपके से पूछा। देखते हैं कोशिश करके, चीफ जिन ने कहा। उन्होंने रितिका को यह भी बताया कि श्रीकांत यादव एक बिजनेसमैन था जो कई सालों से यंग सिटी, जहां किसी युग में मुंबई शहर हुआ करता था, उसके बिजनेस कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा था और इस वजह से उसकी पहुंच
काफी बड़े और जाने माने लोगों से थी। अगर श्रीकांत का मर्डर करने वाला या करने वाले को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो ह्यूमंस की दुनिया काफी पैनिक करने लगेगी। किंग की सभा वाले भी निराश हो जाएंगे। जियान की आंखों में सर्विलेंस फुटेज की स्लाइड्स एक के बाद एक सीरीज में बदल गई। धीरे धीरे उसकी आंखें ऐसी लाल होने लगी मानो जैसे सच में उसकी आंखों में खून उतर आया। पर जियान रुका नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिशन पर है। दरअसल वो अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज कर रहा था। उसकी आंखें ऐसे मचल रही थी जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा था। करीब 1.25 घंटे बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दर्द से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, और उसकी खूबसूरत आंखों में से आंसू बह निकले। वहां खड़े सभी लोगों को लगा कि जियान ने श्रीकांत का खून करने वाले को देख लिया होगा, लेकिन जो जियान बोला वो कुछ और ही था। जियान बोला, इन सर्विलेंस फुटेज में कुछ भी नहीं है, लगभग सब वैसे ही रिपीट हो रहा है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बात सुनकर कुछ हताश और कुछ नाराज हो गए, तो कुछ को लगा कि वो सच छुपा रहा था। जियान पहली बार अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे डर था कि कहीं वो अंधा ना हो जाए। सुपरिंटेंडेंट जिन पहले से ही इस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक निराशा महसूस कर रहे थे। जियान ने रितिका से कहा, भूल जाओ, चलो क्राइम सीन पर वापस चलते हैं। हालांकि ये लोग नॉर्मल लोग नहीं थे, लेकिन कम से कम रितिका एक सुंदर औरत थी। सिर्फ तुम्हारे साथ? रितिका ने उसकी ओर देखा। ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैं पहला सस्पेक्ट हूँ। हालांकि मुझे मॉनिटर पर कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है मैं क्राइम सीन पर कुछ देख लूं। उसने अपने आप को हेल्पफुल साबित करने की पूरी कोशिश की। वैसे भी उसे पता नहीं कि ये लोग उसे कब तक बंद रखेंगे। उसकी बहन अभी भी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। हाँ, सुपरिंटेंडेंट जिन ने कहा, ग्रुप लीडर रितिका, इसे साथ ले जाना फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे भी हमारे पास स्टेशन पर पर्याप्त लोग नहीं हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। अगर उसे जेल में डाल भी दिया जाए तो भी बचकर बाहर निकलना इसके लिए आसान है। आप इसे अपने साथ ले जाइए, नजर रखिए। रितिका ने जियान की अपेक्षा को देखते हुए भौएं चढ़ाकर कहा, मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने भागने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? चिंता मत करो, जियान ने कहा। हालांकि उसकी आंखें इधर उधर लुढ़क गई, जैसा कि वो कुछ और करने वाला था। इस बार कार में रितिका और जियान ही थे। ऐसा लग रहा था कि जिनको रितिका की क्षमताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जहां तक डगन का सवाल था, जियान के प्रति उसकी दुश्मनी ना जाने क्यों बहुत गहरी लग रही थी। चीफ जिन ने उसे ऑफिस पर रुकने के लिए कहा। जियान ने झूठी खांसी खाते हुए कहा, मिस रितिका, मुझे बताओ, क्या श्रीकांत यादव भी इंसान नहीं था? श्रीकांत एक सांप था। सर्पेंट एक किस्म का म्यूटेंट है जिसमें घास और सांप का कॉम्बिनेशन है। वो अब इमोर्टल क्लाउड रियल एस्टेट कंपनी का बॉस था। रितिका गाड़ी चला रही थी जब जियान ने उत्सुकता से रितिका से पूछा, अगर सच में वो एक सांप था तो उसका खून कैसे हुआ था? रितिका बोली, श्रीकांत की हत्या आज रात उन्हीं के घर में कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी पीठ में 7 इंच का वार किसी चाकू से किया गया था। 3 सस्पेक्ट्स हैं इस क्राइम के, उनकी पत्नी शीला, नेनी पॉलमी, और इतना कह के वो चुप हो गई। तो क्यूरियस होकर जियान ने तुरंत पूछा, और? तो रितिका जवाब न देकर सिर्फ उसकी तरफ देखती है और जियान जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। ओह, समझ गया। वो शर्म के मारे एकदम चुप हो जाता है। आखिर तीसरा सस्पेक्ट वो खुद ही तो था। अब बस एंडलेस रोड था और काटने वाली चुप्पी। काफी समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों ही किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो सीरियस होकर धीमे स्वर में बोला, रितिका जी, आप लोग सच में कहीं मेरी बड़ी बहन को सस्पेक्ट तो नहीं मान रहे हैं? वो किसी का खून नहीं कर सकती, और वैसे भी वो तो मर्डर के वक्त घर पर ही थी। रितिका की चुप्पी ने उसे उसके सवाल का जवाब दे दिया था। क्या जियान की मां समान बहन वास्तव में एक खूनी थी, या जियान का दिल सही कह रहा था? और अगर सच में पौर्णमी ने मर्डर किया है तो जियान अपनी बहन को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।